अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वो कंसेप्ट असेसमेंट कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.5। और 6.5 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। और इसकी दो जुज़व हैं, दो इसके पार्ट्स हैं। एक पार्ट ए है और दूसरा जो है इसका पार्ट बी है। इन दोनों को हम सॉल्व करके ज़रा देख लेते हैं। तो जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने मैथ्स को कैलकुलेट करना है, ये लिखा भी हुआ है कैलकुलेट मैथ। और जो पार्ट 2 है उसमें हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो ये आपने याद रखना है। इसका फार्मूला मैंने पहले भी आपको बड़ी दफा बताया है, एक दफा फिर देख लेते हैं और इसका सोल्यूशन भी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये जी फार्मूला लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है कि मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो अगर आप लोगों ने मैस निकालना है तो क्या करना है, मोलर मैस को उधर ले जाना है, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका मैस आ जाएगा। अच्छा, जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना इस असेसमेंट के अंदर, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, इसका ये मैंने मैथ्स नंबर लिखा है 1, ऑक्सीजन का 16 है, इस तरह सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, बैरियम का 137 है और सल्फर जो है इसका 32 है। तो ये पहले ही जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो ये देखें, ये फार्मूला है, मैथ्स निकालना है, ये इसका फार्मूला है। मैथ्स ये ऊपर से हमने निकाला है कि मैथ्स इधर है और ये मोलर मैथ्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही है जी, मैथ्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैथ्स। और ये जो मोल्स हैं ये आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप ये देखें कि मोलर मैथ्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मैथ्स H2O2। तो H जो है इसका मैथ्स कितना होता है 1, ये 1 लिखा और ये है कितने हैं 2 है, तो पीछे 2 लग गया प्लस। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 आ गया और ऑक्सीजन है कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, पीछे 2 लगा दिया तो 2 1 2 आ गया। और जो है वो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। ठीक है जी। तो अभी ये फार्मूला लिखा है जी, मैस मैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास था। तो मोल्स की जगह जो है ये मोल्स पुट कर दिए हैं, ये आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2.5। और मोलर मैस हमने कितना निकाला है 34, ये 34 आ गया। तो इन दोनों को किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी आपका 85 ग्राम। तो ये जी आपका जो है ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। तो इसी तरह जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपने मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। ठीक है, अगर आपको मैस पता चल जाए, मोलर मैस पता चल जाए तो यू कैन फाइंड आउट दी मोल्स। तो मोलर मैस ऑफ H2O2 का हमें पहले भी निकाला है कि ये 34 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है जी। तो मैस इसका गिवन है, वो दिया हुआ है, तो मोल्स क्या होंगे मैस ओवर मोलर मैस। मैस इसका 30 है तो मोलर मैस कितना है 34, वो नीचे लगाया तो 0.88 मोल्स जो है ये इसके मोल्स निकल आए हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर भी हमने मोल्स निकालने हैं NaCl के। तो NaCl के मोल्स क्या होंगे मैस ओवर मोलर मैस। तो NaCl का मोलर मैस क्या आएगा, Na का 23 प्लस Cl का कितना होगा 35.5 आ गया। ठीक है, 35.5 मोलर मैस होता है। तो इन दोनों को सम अप किया तो 58.5 आता है। तो फार्मूला पुट किया जी, मैस ओवर मोलर मैस, मैस गिवन है 12.5 और मोलर मैस जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, मोलर मैस कितना होता है 58.5। तो इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करना है इन दोनों को। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.214 मोल। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो हम लोगों ने मैस निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है, मोल्स ऑफ BaSO4 मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है जी। अगर आपको मोलर मैस का भी पता चल जाए तो मोलर मैस को और मोल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो बुक पे गिवन है, तो आप मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलर मैस ऑफ BaSO4 क्या आएगा, Ba का मोलर मैस 137 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन चूंकि 4 है तो पीछे 4 लगा दिया। अब ये 137 आ गया, फिर ये 32 आ गया और ये 64 आ गया। इन सब का सम अप किया तो ये आ गया जी 233 ग्राम पर मोल। अब चूंकि आपने मैस निकालना है तो मैस बराबर होगा
मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है जी, तो ये जो है मोल्स कितने हैं 1 है, और ये उसका मोलर मास हो गया 233। तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 233 इसका मास निकल आया। इस तरह नेक्स्ट जो है वो कंसेप्ट असेसमेंट है, आपकी बुक का पेज नंबर है 108। तो इसके दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। अच्छा, जो नेक्स्ट असेसमेंट है इसके लिए जो फार्मूला है वो भी बहुत आसान है, दो ही फार्मूले भी हमने पीछे पढ़े थे। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे अगर दिए हुए हैं तो वो यहाँ पे लिखने हैं, ये तीन वैल्यूज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स, Na। इनमें से कोई भी दो वैल्यूज आपको अगर दी गई हो तो थर्ड वैल्यू को आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले कराना शुरू कर दिया, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ। तो आपने ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं 1 इंटू 10⁹, तो ये मोल्स आ गए इनटू ये Na की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पे आपने ना मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मोल्स आप इधर ही रखेंगे और ये जो वैल्यू है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये वैल्यू उधर जाके क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो मोल्स ये जब 1 को 6.02 से डिवाइड करेंगे तो 0.166 आएगा, और इंटू 10⁻, ये 9, और ये जो 23 है ये नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, -23। ठीक है जी, तो ये 14 आ जाएगा, 10⁻14, और ये 0.166, तो ये आपके मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए जरा, तो ये देखिए जरा, ये जो है 23 नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो -14 आ गया, और ये वैल्यू 0.166 वैसे के वैसे आ जाएगी। तो अभी हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने मोल्स ही निकालने हैं, बहुत ही इजी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स इंटू Na, ये फार्मूला है। ठीक है जी, दो चीजें आपको दी हुई हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है आपको 1.25 इंटू 10⁻30, और ये मोल्स हो गया इक्वल टू मोल्स, और ये Na की वैल्यू होगी। अब आप क्या करेंगे, मोल्स आपने निकालने हैं, दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो ये Na इधर जा, ये जो Na की वैल्यू है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। ठीक है जी, तो ये 23 ये 30 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ जाएंगे, तो ये 10⁻7 आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.20 आ गया, तो ये इसके मोल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। दोबारा सुन ले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपकी क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पे लगा लिए मोल्स इंटू Na, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मोल्स हमने निकालना, इसको इससे डिवाइड करें तो ये क्या 0.20 आ गया, और 23 जो है 23 ऊपर जाएगा, -23 आएगा, और -23 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसके मोल्स हमने फाइंड आउट कर दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो चीजें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उसके नतीजे में जो चीज बनेगी वो प्रोडक्ट कहलाएगी। या तो बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिएक्टेंट्स in a chemical reaction are the substance that initiate the chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करती है वो रिएक्टेंट है, एंड द प्रोडक्ट आर द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज बनती है वो प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखें, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो कोल और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है क्योंकि आपस में मिल रहे हैं, और इसके नतीजे में ये जो चीज बनी है ये प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो इसको जरा हम गौर से देख लेते हैं। अच्छा, ये जो कार्बन है, कार्बन इसके नीचे ना लगाया हुआ है एस का मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके नीचे जी लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन गैस है। तो ये सॉलिड, एक रिएक्टेंट सॉलिड है और एक रिएक्टेंट गैस है।
इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, जो कि फिर गैस है। ये लकड़ी है या कोल है, कोयले को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये भी गैस होती है। तो ये रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में अमल करते हैं और उसके नतीजे में ये जो चीज बनी है ये प्रोडक्ट है। अच्छा, आगे जी इसका कंसेप्ट असेसमेंट है, कहता है रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बाय केमिकल इक्वेशन। यानी आपने जो है ना केमिकल रिएक्शन लिखना है उसकी इक्वेशन लिख के। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर, तो ये जी 2H2O है हाइड्रोजन, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये जो है ये प्रोडक्ट बन गई है। तो वो चीजें हैं जो रिएक्ट कर रही हैं और ये वो चीज है जो प्रोडक्ट है जो इसके नतीजे में बनी है। तो ये रिएक्टेंट हो गई, ये प्रोडक्ट हो गई। इसको एरो लगा के जाहिर करते हैं। एरो की बैक साइड जो है उस पर रिएक्टेंट होते हैं और उसकी ये जो एरो है उस साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम को बर्न किया, ये सॉलिड फॉर्म में है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो गैस है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया जो कि सॉलिड है। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। आ गया जी बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कैसे करते हैं। तो आप ये देखें, ये रिएक्टेंट है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये जो चीजें जिन्होंने अमल किया ये रिएक्टेंट्स हैं और इसके नतीजे में ये वाली जो चीज बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है। तो आप रिएक्टेंट्स में देखें, जब आप रिएक्टेंट्स पे गौर करेंगे तो रिएक्टेंट में ये कार्बन कितनी है, कार्बन 1 है। और आप यहाँ पे देखें प्रोडक्ट के अंदर कार्बन कितनी है, प्रोडक्ट के अंदर भी कार्बन 1 है, यानी कार्बन जो है वो बैलेंस है ऑलरेडी। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन इधर कितनी है O2, यानी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है O2, यानी यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो रिएक्टेंट में कार्बन और ऑक्सीजन की जो तादाद है वो प्रोडक्ट में मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन की तादाद के बराबर है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो उस इक्वेशन का क्या करेंगे, जो बैलेंस नहीं होगी तो उसको हम बैलेंस करेंगे, और कैसे करेंगे वो नेक्स्ट जो है वो सीखते हैं हम लोग। तो ये देखें, जैसे आपकी बुक पे इक्वेशन दी हुई है, CH4 ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों रिएक्टेंट है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में देखें एलिमेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट में देखें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो रिएक्टेंट में कार्बन है और कार्बन कितनी है 1 है, तो 1 कार्बन एटम है। इसी तरह प्रोडक्ट में देखें, प्रोडक्ट के अंदर ये कार्बन 1 कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में सेम है। उसके अलावा आप लोग देखें हाइड्रोजन इधर कितनी है, हाइड्रोजन इधर 4 है, ठीक है जी। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स के हो गए, हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितनी है, इधर जो है हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। अब इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। उसके अलावा ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन इधर इधर कितनी है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स है इधर, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये, और 1 ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, और इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने 2 चीजों को बैलेंस करना है, एक हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और एक हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोएफिशिएंट लगाएंगे, ठीक है। और वो कहाँ पे लगाते हैं, कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा पीछे लगाते हैं। ये देखें, जैसे CH4 है, इसने रिएक्ट किया O2 के साथ, CO2 बन गया और H2O बन गया। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 2 लगाया है, ठीक है। किसके, ये जो 2 लगाया है ना, ये कोएफिशिएंट है जो इसके पीछे, इस मॉलिक्यूल के पीछे लगाया है, ये कोएफिशिएंट है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। ये क्यों लगाया है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है जी। अब इसको लगाने से हुआ क्या है, इसको लगाने से हमें पता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन थी वो बैलेंस नहीं थी। इसको लगाने से क्या हुआ, ये देखें, जब इसको लगा दिया तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 बार 4 हाइड्रोजन हो गई, और इधर भी हाइड्रोजन कितनी है 4। तो ये आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हमने बैलेंस कर दी है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है और इधर भी हाइड्रोजन कितनी है 4, 2 बार 4, इसको इस तरह से गिनना है, 2 बार 4 और ये 4,
हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी हैं। तो हमें पता था हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं थी, तो इसकी मदद से हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 1 के अंदर जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई हैं लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई। देखें इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर कितनी है? 2 ये ऑक्सीजन है और 2 ये ऑक्सीजन है। ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कितनी है? इधर इधर जो है ऑक्सीजन कितनी है? 2। और इधर कितनी है प्रोडक्ट के अंदर? 2 ये और 2 ये, यानी 4 ऑक्सीजन है। तो अब स्टेप 2 के अंदर हम लोग ऑक्सीजन भी बैलेंस करेंगे। तो ये आ गया आपका CH4 और ये O2 आ गया, ये CO2 आ गया, ये 2H2O आ गया। तो ये देखें इसके पीछे 2 कोएफिशिएंट लगाया। 2 क्यों लगाया? क्योंकि ऑक्सीजन इधर जो है वो कितनी थी? इधर 4 थी, इधर भी ये 4 हो गई है। 2 बार 4, तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गई और इधर ऑक्सीजन ये 2 ये और 2 ये वाली 4 इधर हो गई है। तो अब सारे एलिमेंट देख लें। रिएक्टेंट में देखें कार्बन 1 है, इधर भी 1 है। रिएक्टेंट में देखें हाइड्रोजन 4 है, ये देखें H4 है ना, तो इधर भी कितनी है? 2 बार 4। अब ऑक्सीजन रह गई। रिएक्टेंट में देखें ऑक्सीजन 2 बार 4 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में देखें ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन ये वाली और 2 ऑक्सीजन ये वाली। मैंने बताया ये 2 इसके साथ भी और ये 2 इसके साथ भी है, तो ये भी 4 हो गई। तो इस तरह इक्वेशन जो है वो आपकी बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इन विच सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन अ वाटर। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जब किसी चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, आर रिटन एज इंडिविजुअल आयन, तो फिर उसको इंडिविजुअल आयन की शक्ल में लिखा जाता है, उसको आयनिक इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ACl, एक्वस का मतलब है इसको पानी में डाला हुआ है, प्लस NaCl, एक्वस का मतलब इसको पानी में डाला हुआ है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? ये जो है H, ये H जो आपको नजर आ रहा है, ये किसके साथ अमल करेगा? ये OH के साथ अमल करेगा और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इस तरह इधर से जो Cl है, ठीक है जी, इधर से Cl है वो Na के साथ अमल करेगा और NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये एक्वस है और ये लिक्विड जो है ये वाटर है। अब इस सब्सटेंस को लिखें, राइट द सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर इन देयर डिसोसिएटेड फॉर्म। अब इनको इनके डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखें। ये देखें ना, हाइड्रोजन और HCl को जब पानी में डालेंगे तो H प्लस और Cl नेगेटिव, ये अलग-अलग हो जाएंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगे, टूट जाएंगे। इसी तरह NaOH, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा और ये वाटर जो है ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब रिएक्टेंट की साइड वाले आयंस और प्रोडक्ट की साइड वाले आयंस देखें, इनमें से जो कॉमन आयन है ना उनको आपस में काट दें। तो आप ये देखें कौन कौन सा आयन कॉमन, इधर हाइड्रोजन है, इधर है हाइड्रोजन नहीं है, इधर Cl इधर जी है, तो इसको Cl को काट दें। ठीक है जी, इधर Na है, इधर जी भी है, इसको भी काट दें। ठीक है, इधर OH दूसरी साइड पे नहीं, तो बाकी जो बच गए हैं उनको लिख लें। ठीक है जी, बाकी जो बच गए हैं उनको लिख लें। जैसे इधर हाइड्रोजन बच गया, इधर को ये हाइड्रोजन इधर लिख ली। इधर से क्या बच गया हमारे पास? OH इधर लिख लिया और इधर से क्या बच गया? वाटर को इधर लिख लिया। तो इस तरह से आपने आयनिक की जो इक्वेशन है उसको लिखना होता है। तो फर्दर जो है इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। आपकी बुक पे एग्जाम्पल है 6.12, इसको भी जरा सा देख लेते हैं। तो आप ये देखें, ये मैग्नीशियम है, एक्वस ये सॉलिड फॉर्म में, इसको H2SO4 के अंदर डाला तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, मैग्नीशियम SO4 के साथ हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और H2 ये आ गई। अब इसको भी जो है डिसोसिएट करके अपने आयंस में लिखेंगे। तो पहले ही सिंगल है ना, इसको ऐसे ही लिख देंगे। H2SO4 को ये इसके आयंस आ गए, 2H प्लस बनेगा और ये SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह ये जो है Mg 2 नेगेटिव प्लस 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस H2। अब इनमें देखें जो कॉमन आयन है उनको आपस में काट दें। तो ये देखें मैग्नीशियम आएगा 2H2 आएगा, देखें SO4 इधर भी है और SO4 इधर भी है, तो इनको काट दिया। इन पे चार्ज भी सेम होना चाहिए, ये भी आप लोगों ने देखना।
तो इसके ऊपर चार्ज भी सेम है, इसके ऊपर भी चार्ज सेम है, तो इन दोनों को आपस में काट दिया। तो ये एच एच के साथ क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि ये 2H+1 है और ये H2 है, इसलिए नहीं काट सकता। इनके ऊपर चार्ज भी सेम हो फिर कटते हैं। तो ये क्या होगा, 2H+ आ गया और इधर जो है H2 का H2 आ गया। इस तरह से हमने इसको लिखना है। तो ये कंसेप्ट असेसमेंट देख लें 6.7। तो ये क्या है, ये है जी AgNO3 और NaCl, AgCl और NaNO3। जब इसको डिसोसिएट करेंगे ना, तो ये AgNO3 ये का बनेगा, फिर Na एक अलहदा आयन बनेगा, Cl अलहदा आयन बनेगा, Ag अलहदा आयन बनेगा, Cl अलहदा बनेगा, Na अलहदा बनेगा, NO3 अलहदा बनेगा। तो आप यहाँ से देख लें कि ये जो है ना ये जो NO3 है, NO3 यहाँ पे भी है और NO3 जो है वो यहाँ पे भी है, ये आपस में कैंसिल होंगे। फिर Na इधर भी है और Na इधर भी है, तो Na और NO3 जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी Ag रह जाएगा, वो यहाँ पे लिख लिया। फिर Cl+Cl यहाँ पे लिख लिया और बाकी क्या रह गया, AgCl3, AgCl वो आगे यहाँ पे लिख लिया। तो नेक्स्ट जी ये जिंक है, ये 2ACl के साथ रिएक्ट करता है। जब 2ACl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनता है प्लस H2 बनता है। ठीक है जी, तो ये Zn आएगा, ये क्या आएगा प्लस 2H आएगा। ठीक है जी, और ये प्लस 2Cl आएगा, ये आ गया। फिर इक्वेशन की अगली साइड पे क्या आएगा, जिंक आएगा, +2 चार्ज होगा, प्लस 2Cl नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, जो कॉमन साइन उनको काट देंगे। तो Zn जो है वो ये Zn है, ये Zn+2 है, ये नहीं कटेगा। फिर 2H+ है और ये क्या है H2 है, ये भी नहीं कटेगा। फिर क्या है, फिर 2Cl है और ये 2Cl है, ये कट जाएंगे आपस में। तो फिर क्या आएगा, Zn आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये वाला नीचे तो जाएगा, 2H+ आ जाएगा, ये Zn2+ आ जाएगा और H2 का H2 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट असेसमेंट है, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। आगे है जी मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसको जरा देख लेते हैं और ये इसके स्टेप्स भी जो है ना वो भी देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो ये देखें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, CH3 CH2 CH2 और OH। तो पहला स्टेप क्या लिखा, कहता है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में देखें कितने किस्म के एलिमेंट हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 3 किस्म के हैं। तो ये लिख लिए जी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्या करना है, राइट सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट साइड बाय साइड इन अ लाइन। तो ये देखे ना सिंबल लिख लिए हैं इनके, हमें पता है कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिंबल लाइन बाय लाइन लिख लिए। फिर क्या करना है, बहुत आसान है ये, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इनको गिने, कार्बन कितनी है, कार्बन को गिने 1 2 3, तो कार्बन कितनी होगी 3, तो ये क्या लिख दी है, ये C3 लिख दी है। अब देखें हाइड्रोजन को गिने, स्टेप्स जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला। ये वाला जो है ना ये स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये वाला जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर फार्मूला दिए हुए हैं और आप लोगों ने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने हैं। तो देखें पहले आइडेंटिफाई करें कितने एलिमेंट्स है, 3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इन सबको लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ये देखें कि कार्बन कितनी है, 1 2 कार्बन है, C2 आ गया। हाइड्रोजन कितनी है, गिनती करनी है, सिंपल इनकी काउंटिंग करनी है। 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, कितनी होगी 5 और ये 1 हाइड्रोजन, 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन ये हो गए और ये ऑक्सीजन ये 7 आ गई। इसी तरह ये भी इस तरह लिखा हुआ है, कार्बन है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ये सारे एलिमेंट लाइन में लिख दिए, लाइन बाय लाइन लिख दिए। अब कार्बन गिने कितनी है, कार्बन जो है वो कितनी है 2, तो C2 आ गया। हाइड्रोजन कितनी है 3 और 2 5, तो 3 और 2 5 और 2 7, हाइड्रोजन 7 है वो यहाँ पे लिख दी। और नाइट्रोजन कितनी है 1 है, वो ये आगे लिख दी है। ठीक है जी, तो आगे क्या करना है आप लोगों ने, आगे लिखना है जी लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स देखिए कितने हैं, एक कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितनी है 1 2 और 3, 3 कार्बन लिख दी। और हाइड्रोजन कितनी है 3 और 3 6 हाइड्रोजन लिख दी। और ऑक्सीजन कितनी है 1, वो ये आगे लिख दी है। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये
मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है, होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज भी करने की हम लोग कोशिश करेंगे।